नमस्कार दोस्तों, आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया कि इतिहास होता क्या है। क्या पढ़ा मैंने? आपको पढ़ाया कि इतिहास होता क्या है और उसके पश्चात मैंने आपको बताया इतिहास में विभाजन किसने और किस तरीके से किया था। और उसमें मैंने सबसे पहला डिवीजन आपको बताया था कि इतिहास का सांस्कृतिक आधार पर विभाजन किया गया। किसके आधार पर? सांस्कृतिक आधार पर विभाजन किया गया। और सांस्कृतिक आधार पर जो विभाजन किया गया है उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला है प्राचीन इतिहास, और दूसरा मैंने बताया था मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा मैंने बताया था आधुनिक इतिहास। इन तीनों डिवीजन को किसके अंतर्गत रखा जाता है? सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत या सांस्कृतिक विभाजन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार इतिहास का विभाजन मैंने बताया था। कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार थॉमसन ने, क्या है, थॉमसन ने इतिहास का विभाजन किया था। और थॉमसन ने यह विभाजन पहली बार किसके किसके ये भी कितने भागों में बटा था? 3 भागों में बटा था। और 3 भागों में पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित किया था। किसमें? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित किया था। और नेक्स्ट जो था जे.एस. मिल। कौन थे? जे.एस. मिल, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। वो भी किसके आधार पर? धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर इतिहास को बांटा था। और वह संप्रदाय के अनुसार पहले को काल को क्या कहा? हिंदू काल। और दूसरे को क्या कहा इन्होंने? इस्लाम काल। और तीसरे को क्या कहा? उपनिवेश काल, या कहा जाता है ईसाई काल। क्या कहा जाता है? ईसाई काल की संज्ञा दी। इस तरीके से हमने कल इतिहास के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजों को जाना। और आज हम क्या जानेंगे? इतिहास शब्द का अर्थ। क्या जानेंगे? इतिहास शब्द का अर्थ और इतिहास शब्द कहां से लिया गया है। हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो हम इसके बारे में बात ही क्यों करने वाले हैं, इसको हमें जानना है। तो सबसे पहली बात तो यह जानना है कि इसके बारे में आपसे पूछा गया है या नहीं। तो राजस्थान पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास शब्द कहां से लिया गया है। क्या पूछा गया है? इतिहास शब्द कहां से लिया गया है? तो इतिहास शब्द यूनान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूनान से लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, यह तो हो गया ऑप्शन बेस्ड आंसर। किसके हो गया? ऑप्शन बेस्ड आंसर। लेकिन इसका दूसरा जो प्रारूप आपको देखने को मिलेगा, यूनान से 2 शब्दों से इसके शब्द लिए गए हैं। पहला जो शब्द है लोरोप्ला। क्या है? लोरोप्ला। यह जो पहला यूनानी शब्द है, इससे भी इतिहास का शब्द लिया गया है। और इसका अर्थ होता है सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना। और इससे क्या लिया गया है? इतिहास के बारे में लिया गया है। और नेक्स्ट जो शब्द है जिसका नाम लिया गया है हिस्टोरिया। क्या है? हिस्टोरिया से लिया गया है। यह भी कौन सा शब्द है? यूनान का ही शब्द है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। और इस चीज को हमें ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है कि हेरोडोटस को पिता तो कहा जाता है, लेकिन हेरोडोटस को पिता किसने कहा था? तो एक रोमन दार्शनिक है। कौन है? एक रोमन दार्शनिक सिसरो है। रोमन दार्शनिक सिसरो हैं, जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास के पिता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट हमको यह समझना है कि हेरोडोटस को हुई इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है। क्यों इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहली बात तो हमको अब यह समझना है कि यह परंपरा है कैसी। तो आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य सबसे पहले जो करता है उसे ही क्या मान लिया जाता है? उस चीज का जनक मान लिया जाता है। उसी तरीके से हेरोडोटस ने अपने
पूर्वजों के बारे में सर्वप्रथम लिखा था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। जैसे आपने सैंधव सभ्यता पढ़ी है, क्या है? सैंधव सभ्यता कहीं ना कहीं से पढ़ी ही है, तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, तो उसका क्या नाम आता है? हड़प्पा। क्या आता है? हड़प्पा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की, क्या है? हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी और सर्वप्रथम इसी का उत्खनन किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त है। उसी तरीके से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। समझ में आई बात को? नेक्स्ट हमको इस चीज को नोट कर लेना है कि यूनानी शब्द किस किस से इतिहास शब्द को लिया गया है। तो लिखिएगा हिस्ट्री यूनानी शब्द लोरोप्ला से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इतिहास शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने किया था। ये चीजें तो क्लियर हो गई कि इतिहास शब्द किससे लिया गया है? यूनानी शब्द से लिया गया है। और ये अगर डिवीजन की मतलब कि अगर बात आएगी यूनान में से, अगर स्पेशली किसके बारे में पूछ सकता है? लोरोप्ला के बारे में पूछ सकता है और हिस्टोरिया के बारे में आपसे पूछ सकता है कि यह शब्द कहां से और कौन से शब्दों से मिलकर बना है। समझ में आई इस बात को? नेक्स्ट हम लिखेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत। पहली बात तो हमें यह समझना है कि भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे पहले हम कॉमन जो पढ़ते आए हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। लेकिन सबसे पहले क्या है? इतिहास लेखन की परंपरा कहां शुरू हुई? यूनान में। कहां शुरू हुई? यूनान में शुरू हुई। और यूनान वासियों, जैसे कि यूनान में हेरोडोटस और रोम में लिवी जैसे महान वैज्ञानिक या विद्वान हुए जिन्होंने इतिहास को लिखा। उस तरीके से भारत में किसी ने भी इतिहास लिखने का कार्य नहीं किया।
जबकि हमारे यहाँ इतिहास जो लिखा जाता था वो कैसा लिखा जाता है, व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए लिखा जाता था। कैसा लिखा जाता था, व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए लिखा जाता था, और उसमें यह ध्यान दिया जाता था कि यह कार्य किस लिए किया जा रहा हो, जिससे क्या हो, लोगों की भलाई हो सके। उस मतलब कि यहां पे जो है ये क्रमबद्धता का प्रयोग करते हैं, जबकि भारत में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। जबकि आधुनिक इतिहास में क्या है, जबकि आधुनिक इतिहास में यूनानियों ने किसके बारे में कोशिश की जानने की, कार्य कारण को, किसकी, कार्य एवं कारण की, कार्य एवं कारण की। कार्य कारण होता क्या है, तो कार्य कारण मतलब कोई घटना, क्या है, कोई घटना घटित हुई है, क्या है, कोई घटना घटित है, हुई है, तो वो क्यों हुई है और इसका कारण क्या है, उस पर यह फोकस करते हैं। किस पर करते हैं, वहां कार्य कारण सिद्धांत पर फोकस करते हैं। जबकि भारत में ऐसी चीजें बाद में देखने को मिली, और इसी दौरान हमको एक नेट में आया हुआ क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि इतिहास मतलब आधुनिक इतिहास लिखा कैसे गया है। क्या है, आधुनिक इतिहास लिखा कैसे गया है, तो सबसे पहले जो इतिहास लेखन हुआ है वो किस में लिखे गए हैं, चर्च में लिखे गए हैं। कहां पे लिखे गए हैं, चर्च में लिखे गए हैं। इसे क्या कहते हैं, चर्च हिस्टोरियोग्राफी। क्या कहते हैं, चर्च हिस्टोरियोग्राफी। जबकि दूसरा जो है जिसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का मतलब यह है कि हमें किसी विशेष पुरुष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे ही क्या लिखते थे, उसे क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं। और तीसरा जो था एनल्स, एनल्स हिस्टोरियोग्राफी। क्या है, एनल्स हिस्टोरियोग्राफी, जिसे क्या कहते हैं, क्रमबद्ध। क्या है, क्रमबद्ध। तीसरा जो है वो कैसे लिखा गया है, क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। और इसके बाद जो चौथा आता है उसे कहते हैं सबाल्टर्न। क्या है, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। और सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसा है, जनवादी है। क्या है, जनवादी है। तो सबसे पहले हमने किस में लिखा इतिहास को, चर्च में लिखा, फिर कैसे लिखा, दिव्य ज्ञान में लिखा, फिर इतिहास को कैसे लिखा, क्रमबद्धता से। और उसके पश्चात सबसे अंतिम अवस्था क्या थी, जनवादी या सबाल्टर्न इतिहास था। क्या था, सबसे अंतिम अवस्था थी सबाल्टर्न या जनवादी इतिहास था। और यह क्वेश्चन जून 2012 में नेट में पूछा गया है। कहां पूछा गया है, जून 2012 में नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमको ध्यान रखना है कि इतिहास भारत में पहले कैसे लिखा जाता था, केवल व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए। क्या किया जाता था, व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए इतिहास लिखा जाता था। जबकि यूनान में या विदेश में वह इतिहास कैसे लिखा जाता था, कार्य कारण या फिर सीक्वेंस में लिखे जाने का कार्य किया जाता था। और ध्यान देने वाली बात यह होगी, क्या है, ध्यान दिए जाने वाली बात यह होगी कि हमारे यहां या फिर यूनान में जो इतिहास लिखे जाते थे वो पहले किस पर लिखे जाते थे, शासक वर्ग के प्रश्रय में लिखे जाते थे। किसके, शासक वर्ग के प्रश्रय में लिखे जाते थे। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम किसी के यहां कार्य करते हैं, क्या करते हैं, नौकरी करते हैं या कार्य करते हैं, तो क्या हम उसकी आलोचना कर सकते हैं? आपका जवाब चाहिए, क्या हम उसकी आलोचना कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जिस दिन हम उसकी आलोचना कर देंगे उस दिन कहेगा तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाओ, हम दूसरे को अपने यहां रख लेंगे। तो इसलिए जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जो लिखा गया है वो किस पे लिखा गया है, शासक वर्ग को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। और इतिहास के स्रोत में हम मूल स्रोत पर आएंगे। अब किस पे आएंगे, मूल स्रोत पर आएंगे। और मूल स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक, कौन है, पुरातात्विक, साहित्यिक, पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या है,
विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके तहत हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में हम सबसे पहले किसको लेते हैं? अभिलेखों को लेते हैं। अभिलेखों को लेते हैं क्योंकि अभिलेख जो लिखे गए हैं उसमें संशोधन होने की संभावना बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम किसको रखते हैं? अभिलेखों को रखते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मुद्राओं का अध्ययन करते हैं। किसका? मुद्रा का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के हैं। कौन से हैं? आहत सिक्के हैं। और आहत सिक्कों से ही हमें क्या मिलती है? क्रमबद्धता मिलती है। और पूछा गया है कि प्राचीनतम आहत सिक्के कब प्राप्त हुए हैं? तो आंसर या तो 5वीं बीसी होगा या 6वीं बीसी होगा। इन दोनों में से एक ही आंसर होगा या ऑप्शन होगा बौद्ध काल के। कौन? बौद्ध काल के यहां सिक्के हैं। समझ में आई बात? कि मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा तो ये कब सबसे पहले कौन से आए हैं? आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं। और आहत मुद्राएं कब के हैं? या तो 5वीं शताब्दी ऑप्शन होगा या तो 6वीं शताब्दी ऑप्शन होगा या तो बौद्ध काल ऑप्शन होगा। इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा जिसके बारे में आपसे पूछेगा। इसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्यों कहते? न्यूमेस्टेमिक स्टेमिक कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्टेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? स्मारक। किसका? स्मारक। किसका अध्ययन करते हैं? स्मारक का अध्ययन करते हैं। और आदि लिख लीजिएगा। क्या? आदि चीजों का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से अभिलेखों, पहला क्या हो गया? अभिलेख। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। और मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्टेमिक। और इसके पश्चात स्मारक का अध्ययन करते हैं और आदि को जोड़ते हैं। जब हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है साहित्यिक साक्ष्य। क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य दो तरीके के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य, एक ब्राह्मणेतर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण इत्यादि चीजों को हम पढ़ेंगे और ब्राह्मणेतर साहित्य में हम जीवनी ग्रंथ इत्यादि चीजों को पढ़ेंगे, जिससे हम क्या करेंगे कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको पता हो कि वैदिक सभ्यता की जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? वेद ही है। इस तरीके से साहित्यिक साक्ष्य से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके पश्चात विदेशी यात्रियों का विवरण। किसके बारे में? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए और इन्होंने विवरण दिया। और सबसे पहले आते हैं यूनानी, फिर आते हैं अरब, यूनानी, चीनी एवं अरब। ये लोग आएंगे और हमें क्या देंगे? अपने द्वारा कुछ विवरण देंगे, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? इतिहास की जानकारी को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, हमने इन सब चीजों को तो समझ लिया। क्या? हमने इन सब चीजों को तो समझ लिया, लेकिन हम इनको प्राप्त कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हम इनको प्राप्त कैसे करेंगे? एकाएक तो ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है। जैसे कि अभिलेख ऐसे हम टहलते रहें तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। उत्खनन के अध्ययन सबसे पहले तो हम इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और आर्कियोलॉजी में हम दो तरीके के उत्खनन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? दो प्रकार के उत्खनन के बारे में जानेंगे। और पहला उत्खनन है जिसे कहते हैं लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन। क्या है? लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन उसे कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं?
जब तक प्राकृतिक मिट्टी नहीं मिल जाती, क्या है, जब तक प्राकृतिक मिट्टी नहीं मिल जाती है, हम एक सीध में क्या करते हैं, खुदाई करते हैं और इसमें जितनी लेयर मिली है, क्या है, 1 2 3 4, ये जो 4 लेयर मिली है, इनका जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, लंबवत उत्खनन के द्वारा करते हैं। लेकिन इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा है, तो हमें क्या होती है, उस सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हम इसके लिए दूसरा उत्खनन करते हैं जिसे कहते हैं क्षैतिज उत्खनन। क्या कहते हैं, क्षैतिज उत्खनन। और क्षैतिज उत्खनन में हम क्या करते हैं, उस एरिया के बारे में संपूर्ण उत्खनन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संपूर्ण उत्खनन करवाते हैं। और यह जो उत्खनन होता है काफी खर्चीला होता है, और जबकि लंबवत उत्खनन कम खर्चीला होता है, लेकिन एक दूसरे के बिना यह अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना या अधूरे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लंबवत उत्खनन किसके लिए किया जाता है, तो काल मापन के लिए किया जाता है। पूछा गया है पीसीएस में कि लंबवत उत्खनन किसके लिए किया जाता है, तो लंबवत उत्खनन काल मापन के लिए किया गया है, जबकि क्षैतिज उत्खनन विस्तृत अध्ययन के लिए किया गया है। और क्षैतिज उत्खनन सर्वप्रथम कहां किया गया है, तक्षशिला में किया गया। क्या है, तक्षशिला में किया गया। ठीक है, थोड़ी सी बात को मैं और आपको बताना चाहूंगा, और वह बात होगी अभिलेखों के बारे में। देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था हड़प्पा सभ्यता एक प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी है, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है, जिसे क्या कहा जाता, नहीं सॉरी, हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज। उसमें मैंने आपको बताया था सैंधो सभ्यता से जो अभिलेख मिले हैं, क्या है, सैंधो सभ्यता से जो अभिलेख मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज या आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो भारत में पाया गया प्रथम अभिलेख कहां से है, हड़प्पा से है। प्रथम अभिलेख कहां से है, हड़प्पा से है। जबकि जो सबसे पहले पढ़ा गया जो अभिलेख है वो किसका है, अशोक का है। किसका है, अशोक का है, जो किस राजवंश से संबंधित है, मौर्य राजवंश से संबंधित है। और इन्होंने ईरानी शासक दारा प्रथम द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों के नकल, या फिर ये कह लीजिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर अभिलेख लिखवाने का कार्य किया है। इसलिए अशोक को क्या कहा जाता है, अभिलेखों का जनक। भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए हैं, अशोक ने, जिसे पढ़ा जा सका है। तो ईरानी शासक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों के बारे में आपको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो अभिलेख है इनका बेहिस्तून अभिलेख, यह है 520 बीसी का। कब का है, 520 बीसी का। और इनका दूसरा अभिलेख है पर्सिपोलिस अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख। और ये इसका जो टाइम पीरियड है 518 बीसी। और नेक्स्ट है नक्श ए रुस्तम अभिलेख। ये कब का है, 515 बीसी का। कब का है, 515 बीसी का है। और इसी के बारे में
इन्हीं से प्रेरणा लेकर अशोक ने क्या कहलवाए, अभिलेखों को लिखवाए। इसलिए अशोक को क्या कहा जाता है, भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।